तो चलिए अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, सिटीजनशिप। सिटीजनशिप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना बहुत कम इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो एक एवरेज सा टॉपिक है बट बहुत सिंपल है। जैसे प्रियम्बल है, डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, इनमें से तो सवाल आ ही जाता है हर एक एग्जाम में। सिटीजनशिप से आ भी सकता है, तो अपने को इसको अच्छे से करना है। नाउ बिफोर गेटिंग इनटू द बेसिक प्रोविजंस ऑफ सिटीजनशिप, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में फिलोसफिकली बताना चाहता हूँ कि ये कैसे आइडिया इवॉल्व कैसे हुआ। एंशिएंट ग्रीस में हमारे पास होते थे सिटी स्टेट्स। सिटी स्टेट्स का मतलब क्या है? जैसे आज सिंगापुर है, एक छोटा सा शहर, वही कंट्री है। उस समय सिटीजनशिप का मतलब क्या होता था? एक्टिव पार्टिसिपेशन, जिसको हम और क्या बोलते हैं? सिविक। ये टर्म्स आपको आनी चाहिए, सिविक रिपब्लिकनिज्म। इसका मतलब क्या है? एंशिएंट ग्रीस वाले थिंकर्स बोलते हैं कि ये काम करो, जो बहुत बुजुर्ग हैं उनको निकाल दो, जो बच्चे हैं उनको निकाल दो, वुमेन उनको भी निकाल दो, जो स्लेव्स हैं उनको भी निकाल दो, जो पीछे लोग रह गए, एडल्ट, मेल, जो स्लेव्स नहीं है, मास्टर्स हैं, एजुकेटेड हैं, एंड देन सो ऑन, ये जो लोग हैं, ये लोग 3 कामों में पार्टिसिपेट करें। कंट्री के लेजिस्लेटिव अफेयर्स में, कंट्री के एग्जीक्यूटिव अफेयर्स में और कंट्री के जुडिशियल अफेयर्स में। इन चीजों को, जो पर्सन इन तीनों चीजों में पार्टिसिपेट कर रहा है, उसी को सिटीजन माना जा रहा है। या फिर सिटीजन बनने की एंटाइटलमेंट ये है कि आप इन तीनों अफेयर्स में पार्टिसिपेट करते हो। आइदर वे, पॉइंट इज दिस कि अगर आप देखोगे तो एंशिएंट ग्रीक में सिटीजनशिप का मतलब था एक एक्टिव पार्टिसिपेशन। अब धीरे धीरे सिटी स्टेट्स बड़ी होती एम्पायर्स बन गई, रोमन एम्पायर, दिस एम्पायर, दैट एम्पायर। अब ये चीज पॉसिबल नहीं है। इंडिया में भी अगर आप देखोगे, ऐसा तो नहीं कर सकते ना आपके सब लोगों को बोले कि चलो जी आप एक काम करो, आप जाके लॉज बनाने शुरू कर दो। प्रैक्टिकल भी नहीं है, तो इसलिए हमने एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का सिस्टम चुना हुआ है। वी इलेक्ट आवर रिप्रेजेंटेटिव्स, वो हमारे लिए लॉ बनाते हैं। सिमिलरली सिटीजनशिप का आइडिया जो है ये भी चेंज हुआ जब बड़ी बड़ी एम्पायर्स आई। इटालियन एम्पायर, तो क्या आए आपके पास में? जो ये रोमन एम्पायर है, बेगर पार्डन। तो आइडिया क्या आया कि यार अगर आप रोम साम्राज्य के अंडर रह रहे हो, आप कहीं पे भी रह रहे हो, फ्रॉम मोरक्को टू सिसिली टू नेपल्स टू पेपल्स, आप कहीं पे भी रह रहे हो, आप रोमन एम्पायर के लॉस को मानते हो? जी हाँ। डू यू ओ योर एलिजेंस टू द लॉ? जी बिल्कुल ठीक है। इस नेशन में मानते हो, लीगली बाउंड हो? बिल्कुल ठीक, आप हो सिटीजन्स। बस बात खत्म। आगे बेटा लॉ हम खुद बना लेंगे, सब कुछ हम खुद कर लेंगे, एज लॉन्ग एज यू ओ योर एलिजेंस टू दिस थिंग, यू आर अ सिटीजन। अगर हमारा इस एरिया पे कंट्रोल है तो आप हमारे सिटीजन हैं। इस तरह से सिटीजनशिप इवॉल्व हुई। फिर इसके बाद में आया, पहले थी सिटी स्टेट। सबसे पहले हमारे पास क्या थी? सिटी स्टेट। ये सब आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में हमारे पास आई एम्पायर्स, बड़ी बड़ी। इसके बाद अगेन अब जो सिस्टम हमारे पास है, जहां पे इतनी सारी कंट्रीज बनी हुई हैं, स्टेट्स हैं, एक दूसरे की इंटरनल अफेयर्स में एटलीस्ट इन थ्योरी इंटरफेयर नहीं करते, इसको हम क्या बोल रहे हैं? वेस्टफेलियन ऑर्डर। वेस्टफेलियन ऑर्डर क्या है? ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया 1640s की 48 के आसपास शायद ये ट्रीटी हुई थी। यहां से हम ये मानते हैं, अगेन मतलब स्कॉलर्स डिफर करेंगे, पर हम मोटा मोटा ये मानते हैं कि यहां से एक कॉमन सेंस बनी ग्लोबल पॉलिटिकल ऑर्डर की कि नेशंस होंगे, नेशन स्टेट्स बनी होंगी, मतलब कि एक रेस के लोग, एक आइडिया के अराउंड वीव हुए लोग, उन्होंने अपनी अपने देश बना लिया और एक देश दूसरे में इंटरफेयर नहीं कर रहा। और यहाँ के जो नागरिक हैं वो इस देश की प्रॉब्लम, यहाँ के नागरिक इस देश की प्रॉब्लम, एंड सो ऑन। अब जैसा आप जानते हो मॉडर्न डे में सिटीजन होने का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिटीजनशिप? वो ये है कि सिटीजन इज अ नेटिव और अ नेचुरलाइज्ड पर्सन ऑफ अ नेशन। या तो वहीं का पैदा हुआ है या फिर वहां पे वो शिफ्ट हो गया, उसने वहां की सिटीजनशिप ले ली और वो बोलता है कि आज से मैं इस कंट्री के लॉज मानूंगा। सिंपल, क्लियर। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजनशिप के बारे में क्या लिखा गया है?
You have to be very clear about one fact that Indian Constitution does not tell you कि citizenship कैसे ली जाएगी. Indian Constitution does not tell you कि citizenship कैसे renounce की जाएगी. Indian Constitution आपको सिर्फ एक बात बताता है या दो बातें बताता है. पहली बात कि 1950 में जब हमने ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उस दिन इंडिया का सिटीजन कौन था. ऐसा क्यों? क्योंकि आपको देखना है कि यार ये इतनी बड़ी एक ब्रिटिश एम्पायर थी, इसमें से हमने ये इस तरह से इंडिया बना दिया. इधर का कुछ एरिया पाकिस्तान बन गया, अब इधर का कुछ एरिया ईस्ट पाकिस्तान बन गया जिसको हम बांग्लादेश बोलते हैं. अब मान लो मैं लाहौर में रह रहा हूँ, मुझे ये जानना है कि मैं इंडियन सिटीजन हूँ कि नहीं. मुझे ये डिसाइड करना है आज कि मैं अमृतसर में शिफ्ट हूँ कि ना हूँ, करनाल में हूँ कि ना हूँ, इस तरह से. या मैं रह रहा हूँ सोनीपत में, मुझे डिसाइड करना है कि मुझे जाना है पेशावर रहना है, मैं इंडियन सिटीजन हूँगा पाकिस्तानी सिटीजन हूँगा, क्या फंडा है. सो इन ऑर्डर टू गिव क्लैरिटी अबाउट दीज थिंग्स कि 1950 में आपका सिटीजन कौन होगा, बस इसका आपको कॉन्स्टिट्यूशन बताता है. क्योंकि जैसे आप रियल लाइफ एग्जांपल देखिए, जैसे शशि थरूर जी वाज बोर्न इन लंदन, क्योंकि उनके फादर एक न्यूज़पेपर में काम करते थे. उस न्यूज़पेपर की इंडिया में वैकेंसी नहीं थी, वो लंदन में उनके पापा काम करते थे. अब थे तो इंडियन ओरिजिन के, लंदन में पैदा हुए हैं, इतनी देर में इंडिया की आज़ादी हो जाती है, तो क्या वो इंडियन सिटीजन हैं, वो इंडियन सिटीजन होंगे नहीं होंगे, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें क्लैरिफाई करता है आपका कॉन्स्टिट्यूशन. बट अगेन आई रिपीट, योर कॉन्स्टिट्यूशन ओनली टेल्स यू कि 1950 में जब कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया तब कौन सिटीजन है. फिर उसके बाद अगर मेरे को सिटीजनशिप से रिलेटेड लॉज बनाने हैं, अगर मुझे आज ये डिसाइड करना है कि पुडुचेरी के जो लोग हैं, जब फ्रांस ने पुडुचेरी इंडिया को दे दिया, वो इंडियन सिटीजन होंगे कि नहीं होंगे, गोवा के लोग इंडियन सिटीजन होंगे कि नहीं होंगे, या मुझे CAA लेके आना है, अफगानिस्तान पाकिस्तान बांग्लादेश में रह रहे हिंदू सिख क्रिश्चियन ज्यूज एंड सो ऑन जैन बुद्धिस्ट, इन सबको सिटीजनशिप अगर मेरे को देनी है या कुछ भी करना है मेरे को सिटीजनशिप से रिलेटेड, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है, वो बोलता है पार्लियामेंट लॉ बनाएगा भाई. ठीक. सो द पावर इज एसेंशियली गिवन टू पार्लियामेंट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. क्लियर. चले आगे. अब इसमें आपको दो तीन चीजें और समझनी है बिफोर वी एक्चुअली गेट ऑन टू द टॉपिक्स ऑफ आर दिस थिंग ऑफ आर सिटीजनशिप चैप्टर. सबसे पहले ये बात कि आपको पता हो पार्ट 2 जो है आर्टिकल 5 to 11, दिस पार्ट डील्स विद द citizenship in the Indian Constitution. Part 1 था Union and its territories. This can be asked in Haryana HCS prelims कि इसको it came into force on 26th of November 1949, जब हमारा कुछ parts Constitution के they came into force on that day, तो citizenship भी उसी दिन आ गया. अब एक चीज और आपने कई बार सुनी होगी, सिंगल सिटीजनशिप और ड्यूअल सिटीजनशिप. इसका क्या मतलब है? बेसिकली ये कॉन्सेप्ट आता है जब हम बात करते हैं किसी फेडरल नेशन की, तब ये सवाल उठता है कि आपकी फेडरेशन में सिंगल सिटीजनशिप है या ड्यूअल सिटीजनशिप है. देखो, एक तो हमारे पास कंट्री है इंडिया, और फिर हमारे पास है स्टेट्स, पंजाब हरियाणा हिमाचल कर्नाटका केरला महाराष्ट्र एंड सो ऑन. आप इंडिया में इंडिया के सिटीजन होते हो, पीरियड. इन इंडिया वी डू नॉट हैव एनी स्पेशल सिटीजनशिप फॉर एनी particular state. ठीक. On the other hand, if you talk about say United States of America, if you talk about Switzerland, these nations, यहाँ पे कॉन्सेप्ट है ड्यूअल सिटीजनशिप का. मतलब कि मैं USA का भी सिटीजन हूँ और मैं से नॉर्थ डकोटा का भी सिटीजन हूँ, वर्जीनिया का भी सिटीजन हूँ, या फिर कैलिफोर्निया का भी सिटीजन हूँ. तो मेरे को मेरी स्टेट भी कुछ स्पेशल, मेरी कुछ ऑब्लिगेशंस हो सकती हैं मेरी स्टेट से भी के प्रति भी. I may have certain obligations towards the state, the place of my permanent residence, and USA के लॉ तो मेरे ऊपर लगेंगे ही. And same is true about entitlements as well. On the other hand, when you have single citizenship, the idea which is prominent in India, the idea which is there in Canada, for example,
क्लियर? तो वहां पे क्या है, बस आपके पास है सिंगल सिटीजनशिप, बात हो गई खत्म। चले आगे। नाउ इसके बाद में छोटे छोटे से बच्चों को डाउट्स होते हैं, वो ये कि रेजिडेंट में और सिटीजन में क्या फर्क है, एलियन, रिफ्यूजी, एजाइलम सीकर, ये सब क्या है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आपके कॉन्फिडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि आपको जब पता होता है तो आप फिर कॉन्फिडेंट फील करते हैं कि हाँ मेरे को क्लैरिटी है। रेजिडेंट कौन हो गया? कोई भी पर्सन जो इंडिया में रिजाइड कर रहा है, किसी भी नेशन में जो रह रहा है, रिगार्डलेस ऑफ उसका, एक ही मैक्रो सी टर्म होगी, ठीक, मैं रह रहा था इंडिया में, मैं रेजिडेंट हूं। अब एलियन कौन है? जादू, एलियंस। An alien is a person from a foreign country who is not a citizen of the host country. जैसे नोरा फतेह, दिस दैट, ये सब जो आजकल बॉलीवुड में काम करते हैं, ये इंडियन सिटीजन नहीं है। कोई कनाडा से आया है, कोई ब्राजील से आया है, कोई सिंगापुर से आया है, कोई श्रीलंका से आया है। These people, they require visas. Alien require visa or work permits. Non-resident aliens जो है they would require work permit to live and work in India. अब कुछ बुक्स में एलियंस को भी आगे फर्दर सेग्रीगेट किया होता है कि एनिमी एलियन और फ्रेंडली एलियन, कि अगर कोई उस देश का बंदा है जिस देश के साथ इंडिया के अच्छे रिलेशंस हैं तो उसको फ्रेंडली एलियन बोल देते हैं। एंड लाइकवाइज these aliens will not have political and primarily political rights. जैसे कि से मान लो इनको राइट टू वोट नहीं होगा, गवर्नमेंट जॉब्स नहीं अप्लाई कर सकते, HCS का पेपर नहीं दे सकते, एंड सो ऑन। These are aliens. सेकंड आता है हमारे पास रिफ्यूजीज। रिफ्यूजीज कौन है? ये वो लोग हैं, रिफ्यूजीज आर पीपल हु काइंड ऑफ हैव बीन फोर्स्ड टू लीव देयर कंट्री। व्हाई? इन ऑर्डर टू एस्केप वॉर, परसिक्यूशन और इवन नेचुरल डिजास्टर। से आपने सुना होगा कि यूरोप में रिफ्यूजी क्राइसिस हुआ है बहुत स्ट्रॉन्ग। सीरिया से लोग मेडिटेरेनियन सी के थ्रू जा रहे हैं सारे के सारे, तो वो सब इटली में जा रहे हैं, टर्की में भी जा रहे हैं, इवेंचुअली ऑल द वे टू जर्मनी, स्वीडन, वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिफ्यूजी इन्फ्लक्स हुआ है। और इसी वजह से यूरोप की कंट्रीज में आपस में लड़ाई भी हो रही है। वो बोलते हैं कि इन रिफ्यूजीज को आप रखिए, वो बोलते हैं आप रखिए। सीरियंस बोलते हैं भाई कोई भी मत लो, लेकिन हमारी कंट्री में अटैक करने नहीं आते तुम, तो हम तो अपने रह ही रहे थे। तो रिफ्यूजीज प्राइमरली दे मूव आउट ऑफ फियर और नेसेसिटी टू फ्ली परसिक्यूशन, नेचुरल डिजास्टर, वायलेंस, कोई ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है अगर। अब हमें कैसे पता लगेगा कि ये वाली कम्युनिटी को यहाँ पे रिफ्यूजी वो मिला हुआ है, शरणार्थी मिली हुई है। तो इसके लिए एक कन्वेंशन है जिसको हम बोलते हैं रिफ्यूजी कन्वेंशन ऑफ 1951। इंडिया इसका सिग्नेटरी नहीं है आई थिंक, पर ये जो है ये कन्वेंशन ये बोलती है कि अगर वेल फाउंड फियर है किसी भी कम्युनिटी को कि यार ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, नेशनैलिटी या किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी की मेंबरशिप की वजह से या किसी सोशल ग्रुप में मेंबरशिप होने की वजह से या कोई पर्टिकुलर पॉलिटिकल ओपिनियन होने की वजह से मैं अपनी नेटिव कंट्री में नहीं जा सकता, वहां पे मुझे प्रॉब्लम होगी, तो उसमें हम बोलते हैं कि रिफ्यूजी ये क्राइसिस होता है। जैसे कि बांग्लादेश के केस में हुआ था और बहुत सारी कंट्रीज के केस में रोहिंग्यास का रिफ्यूजी क्राइसिस चल रहा है। फिर आता है इमिग्रेंट। इमिग्रेंट कौन है? सिंपल, एन इमिग्रेंट इज समवन फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री हु रीलोकेट्स टू लिव इन अनदर कंट्री। मैं आज यहां से चला गया कनाडा। नॉर्मली लोग जाते हैं फॉर इकोनॉमिक रीजंस। इमिग्रेंट्स जो होते हैं नॉर्मली इकोनॉमिक रीजन से जाते हैं। अब ये ना इनकी थोड़ी सी फ्लूइड वो भी है डेफिनेशन, ये नहीं है कि जो रिफ्यूजी है वो कभी इमिग्रेंट नहीं होगा, जो इमिग्रेंट है वो कभी एजाइलम सीकर नहीं होगा। सिचुएशंस पे भी डिपेंड करता है। हो सकता है आप रिफ्यूजी हो, ठीक, आप एक्सेप्टेड एक रिफ्यूज आपको मिला है किसी कंट्री में और फिर आपको वो कंट्री एज एन इमिग्रेंट भी ट्रीट करेगी। तो ऐसे कोई वाटर टाइट कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं है। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ, ये शब्द आप न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं, आपको थोड़ा सा इनका मतलब पता होना चाहिए कि ये जैसे रिफ्यूजी आप ज़्यादा पढ़ेंगे रोहिंग्या क्राइसिस के टाइम पे, यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा टर्म यूज में आती है। सिमिलरली आप इमिग्रेंट पढ़ेंगे जब आप
यूएसए की पॉलिसीज पढ़ेंगे। यूएसए ऐसा मानता है कि यूएसए में बहुत ज्यादा इलीगल इमिग्रेंट हैं फ्रॉम लैटिन अमेरिका, फ्रॉम अदर अरेबियन नेशंस। इंडिया में भी ऐसा माना जाता है कि इंडिया में बांग्लादेश से काफी ज्यादा इलीगल माइग्रेंट्स आए हुए हैं। असम अकॉर्ड आज हम देखेंगे तो यू विल सी दैट। तो ये इलीगल इमिग्रेंट कौन है? ये वो लोग हैं जो किसी कंट्री से दूसरी कंट्री में आए हैं विदाउट मीटिंग द लीगल रिक्वायरमेंट फॉर एंट्री। ये जरूरी नहीं है कि ये लोग जो हैं ये कोई बुरे ही लोग हैं या कुछ गलत काम ही करते हैं। अब इंडिया से, पंजाब से कोई लड़का चला गया टूरिस्ट वीजा पे कनाडा, अब उसको लाइफ में क्लैरिटी होती है कि यार वीजा कोई भी दे दो, मैं नहीं वापस आ रहा। तो इसका मतलब क्या है, जब वो जाएगा वहां पर जाकर, अब वो गया टूरिस्ट वीजा पे पर वहीं पे रह रहा है, अब वो इलीगली रह रहा है, तो इलीगल इमिग्रेंट है, अब वहां पे मेहनत कर रहा है बेचारा। देन यू हैव एजाइलम सीकर्स। हु आर एजाइलम सीकर्स? An asylum seeker is someone who is seeking international protection but whose claim for refuge status has not been determined. किसी को asylum चाहिए, इसका मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। से रियल लाइफ एग्जांपल, पाकिस्तान में एक एरिया है बलूचिस्तान। अब बलूचिस्तान में कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि अरे पाकिस्तान के साथ हमारी इंटीग्रेशन अच्छे से नहीं हुई, वी डोंट वांट टू बी विद पाकिस्तान, वी वांट अ सेपरेट कंट्री कॉल्ड बलूचिस्तान। तो ऐसे ही इनके कुछ, जब भी कोई ऐसी मूवमेंट चलती है तो उनके कुछ लीडर्स भी होते हैं। तो बलूचिस्तानियों के लीडर थे अकबर बुख्ती के नाम से। उनको मारवाड़ दिया, तो उसके बाद में उनका बेटा जो है उसने एजाइलम सीक किया इन स्विट्जरलैंड। नाउ रिसेंटली ही वाज सीकिंग एजाइलम इन इंडिया, कि मेरे को इंडिया में शरणार्थ मिल जाए। इंडिया ने रिफ्यूज कर दिया था ऑफ कोर्स कि यार आप स्विट्जरलैंड में हो, अगर आप यहाँ सेफ नहीं हो तो फिर मतलब वी डोंट, दैट डजंट मेक एनी सेंस। तो एजाइलम सीक करने का भी यही रीजन होता है कि यार मेरे मतलब रिफ्यूजी एज अ कम्युनिटी भी हो सकता है। एजाइलम में आप बोलते हो कि यार हाँ मेरे को प्रॉब्लम है, एक्सेप्ट होगा आपका कि नहीं होगा वो बात की बात है। हियर यू आर अ सीकर। क्लियर? नाउ सिटीजन कौन है फिर? अ पर्सन हु इज एंटाइटल्ड टू ऑल द सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, ऑल द प्रिविलेजेस ग्रांटेड बाय द स्टेट टू द पीपल। कोई भी सरकार ने राइट देना है वोट का, सरकार ने एमजी नरेगा स्कीम लेके आनी है, सरकार ने आत्मनिर्भर प्लान के अंदर लोगों को कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट करना है, कोई भी सिविल राइट होगा, राइट टू स्पीच, राइट टू एक्सप्रेशन, राइट टू लिबर्टी, राइट टू प्राइवेसी, ये सब मिलेंगे इसको सिटीजन को। क्लियर? तो ये बेसिक सी टर्मिनोलॉजी अगर आपको क्लियर है तो अब आपको पता लगेगा कि सिटीजनशिप का मतलब क्या है। इन अदर वर्ड्स, आज आपको कम से कम ये तो समझ आया। बहुत बच्चों को यही कंफ्यूजन रहती है अनफॉर्चुनेटली, अगर किसी की सिटीजनशिप चली जाए इसका मतलब ये नहीं है कि उसको कंट्री से निकाल देंगे, वो रेजिडेंट तो होगा ही। इट्स जस्ट दैट इफ यू हैव टेकन सिटीजनशिप ऑफ सम अदर कंट्री, दैट मीन्स नाउ यू डू नॉट हैव सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। वॉलंटरली आपने दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप ली है, अब आप वहां पे जाके आपने चाहे वोट डालिए, सिविल राइट लीजिए, पॉलिटिकल राइट्स लीजिए, बट इंडिया में आपको जो स्पेशल जो सिविल और पॉलिटिकल राइट्स मिलते हैं वो आपको अब नॉन सिटीजन वाले मिलेंगे। अब राइट टू लाइफ है, जीने का अधिकार, अब इंडिया में वो सिटीजन के पास में भी है और किसी दूसरे पर्सन के पास में भी है, ये सिर्फ सिटीजन को थोड़ी देंगे। तो ये राइट हर एक के पास है। बट से राइट टू वोट, वो अगर हमने सिर्फ सिटीजन्स को दिया है, तो अगर किसी की सिटीजनशिप चली जाती है, किन सिचुएशन में जाती है अभी बता रहा हूं, तो फिर उसके पास राइट टू वोट नहीं होगा। अब बेसिक से आपको ये भी समझ आ गया कि सिटीजनशिप इवॉल्व कैसे हुई फ्रॉम सिटी स्टेट टू मॉडर्न डे। आपको इस बेसिक टर्मिनोलॉजी भी समझ आ गई, सिंगल और ड्यूअल सिटीजनशिप का फर्क भी पता लग गया। अब बात आती है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले हम देखते हैं आर्टिकल नंबर 5। आर्टिकल नंबर 5 ले लो, आर्टिकल नंबर 6 ले लो, 7 ले लो, 8 ले लो, ये सब आर्टिकल्स बात करते हैं उन लोगों की जब इंडिया बना। तो आर्टिकल 5 तो सिंपली ऐसा बोलता है कि यार सुनो, आज इंडिया बन गया, हर वो बंदा, हर वो व्यक्ति, एवरी पर्सन जो 26 जनवरी को 1950
इंडिया में रह रहा है, इंडिया का सिटीजन है। क्लियर? सो मतलब मोटा मोटा आपको पता हो कि ये बोलते हैं कि यार कोई भी पर्सन 1950 में 5 साल से पिछले इंडिया में रह रहा है, इंडियन सिटीजन है। आर्टिकल 6 क्या बोलता है? ये बोलता है कि द आर्टिकल प्रोवाइड सिटीजनशिप टू दोज पीपल हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। इसमें एक डेट रख दी जाती है, 19 जुलाई 1948। 19 जुलाई 1948। अब अगर मान लो आप पेशावर में रह रहे थे, आपको वहां पे अपनी प्रॉपर्टी भी डिस्पोज ऑफ करनी है, इधर इंडिया में आने के लिए टाइम भी चाहिए, तो अगर आप 1947 में इंडिया बन गया, अगर आप उसके बाद इस डेट तक इंडिया आ गए तो भी आप इंडियन सिटीजन हो। क्लियर? सिमिलरली अगर वो मान लो इस डेट के बाद आ रहे हैं, इफ अ पर्सन हैज माइग्रेटेड ऑन और आफ्टर 19 जुलाई 1948, देन वो पर्सन आके एक एप्लीकेशन फाइल करते हैं। जब वो एप्लीकेशन फाइल करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास और 6 मंथ्स के अंदर उसकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है, तो भी आपको सिटीजनशिप मिल जाती है। क्लियर? नाउ आर्टिकल 7, ये बस एक बार कवर करने की बात है, अब इसकी इतनी वैल्यू है नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम लोग जिनके पास में इन बेसिस पे सिटीजनशिप थी, अब वो बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं या अनफॉर्चुनेटली आज नहीं है हमारे साथ। आर्टिकल 7, राइट टू सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान हु रिटर्न बैक टू इंडिया विद द इंटेंशन टू लिव बैक इन इंडिया परमानेंटली। मैं चला गया था पाकिस्तान, फिर मुझे लगा ना, मुझे तो यहाँ नहीं सही लग रहा, मुझे तो इंडिया में ही सही लग रहा था। आई कम बैक टू इंडिया, तो फिर एक पर्टिकुलर कुछ डेट्स बता रखी थी, 7 मार्च 1947 समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट, कि अगर आप उससे पहले पहले अपनी प्रॉपर्टी रीसेटलमेंट वगैरह करके वापस आ गए हो तो भी आपको मिलेगी इंडियन सिटीजनशिप। आर्टिकल 8, अब आप सोचो कि से मान लो कोई पर्सन है इंडियन ओरिजिन का, पर वो पला बड़ा है सिंगापुर में। A person who or whose parents or grandparents were born in India, but that person of Indian origin living outside India, उसको जो सिटीजनशिप मिलने के प्रोविजंस थे वो थे आर्टिकल 8 में। आर्टिकल 9 क्या बोलता है इसके बाद? आर्टिकल 9 says that no person who has voluntarily acquired the citizenship of a foreign state be a citizen of India। अगर किसी ने किसी दूसरे कंट्री की अपनी इच्छा से सिटीजनशिप ली है तो ठीक है भाई, आप हमारे बिना रह सकते हो तो हम आपके बिना रह सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है? आर्टिकल 10 और 11 अगेन ये इसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल 11 ही है। ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि पार्लियामेंट शैल हैव द पावर टू मेक एनी प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द एक्विजिशन और टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप और ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू सिटीजनशिप। बात हो गई खत्म। इसका मतलब पार्लियामेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दे दी कि यार आज हमने बता दिया कोई बंदा इंडियन था, सूरीनाम में पैदा हुआ था, उसको सिटीजनशिप कैसे मिलेगी? कोई इंडियन था परमानेंटली पाकिस्तान चला गया, उसका सिटीजनशिप स्टेटस क्या है? कोई बंदा पाकिस्तान गया अपनी इन्वेस्टमेंट्स को डिस्पोज ऑफ करके वापस आया है, उसका स्टेटस क्या है? कोई पाकिस्तान से इंडिया आया, उसका स्टेटस क्या है? जो इंडिया में ही था शुरू से, उसका स्टेटस क्या है? आओ अब हम सेंसस कर लेते हैं, और ये हो गए सारे हमारे सिटीजन्स। पार्ट 1 में बता दिया था एरिया के बारे में, पार्ट 2 में बता दिया लोगों के बारे में। आज के बाद पावर है पार्लियामेंट के पास। पार्लियामेंट डिसाइड करेगा सिटीजनशिप से रिलेटेड। पार्लियामेंट ने ऐसा किया भी। पार्लियामेंट ने अपनी ये पावर जो उसको आर्टिकल 11 में मिली थी, इसके थ्रू सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 इसको इनैक्ट भी किया, जिसके अंदर सारे प्रोविजंस दिए गए कि कैसे इंडियन सिटीजनशिप मिल सकती है और टर्मिनेट हो सकती है। ब्रॉडली स्पीकिंग इंडियन सिटीजनशिप मिलने के कुछ तरीके हैं। पहला, जैसे मोस्ट ऑफ यू आर बाय बर्थ, देन बाय डिसेंट, तीसरा बाय रजिस्ट्रेशन, चौथा इंडिया ने पोर्चुगल को अपने साथ मिला लिया तो अगर इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी हो गई, एंड नेचुरलाइजेशन। ये तो आपका रट्टा लगा होना चाहिए कि दिस इज हाउ वन कैन एक्वायर इंडियन सिटीजनशिप। हाउ कैन वन लूज सिटीजनशिप? बाय रिनंसिएशन, त्याग कर दिया मैंने, टर्मिनेशन और डेप्रिवेशन। क्या मतलब क्या इस बात का? सबसे पहले तो बाय बर्थ, अगेन इसके डिटेल्स नहीं आएंगी आपको इसलिए नहीं करा रहा हूं, बट एक बार बस पढ़ रहा हूं आपके सामने। बाय बर्थ का मतलब क्या है कि 1987 से पहले
अगर आप इंडिया में पैदा हुए होते थे तो आपको इंडियन सिटीजनशिप मिलती थी, बट 87 के बाद अब थोड़े से रेगुलेशन स्ट्रॉन्ग कर दिया, बोला है कि 2004 के बाद जो बच्चा पैदा हुआ है उसको तभी सिटीजनशिप मिलेगी अगर उसके पेरेंट्स दोनों इंडियन सिटीजन हैं एंड सो ऑन। अदरवाइज तो बहुत इजी था, इंडिया में कोई भी बच्चा पैदा हुआ है सिटीजन। दूसरा आता है बाय डिसेंट। इसका मतलब क्या है कि इफ अ पर्सन बॉर्न आउटसाइड इंडिया, इंडिया बन गया लेकिन उसके बाद वो इंडिया के बाहर पैदा हुआ है, उसको भी सिटीजनशिप मिल जाती थी 1992 तक, प्रोवाइडेड कि उसके फादर इंडियन सिटीजन हो एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ। इस तरह के कुछ क्राइटेरियाज थे। वो क्राइटेरियाज के अंदर यहाँ पे आपको लिनिएज के बेसिस पे कि आप कहाँ से वो आ रहे हो, कौन सी आपकी ट्रेस कर रहे हो अपना ओरिजिन, उसके बेसिस पे आपको सिटीजनशिप मिलती थी। तीसरा होता है बाय रजिस्ट्रेशन। इसका मतलब क्या है, इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ क्राइटेरिया बना रखा है कि आप एक काम कीजिए, आप 7 साल से इंडिया में रह रहे हैं और आप इंडियन ओरिजिन के ही हैं, से आपके ग्रैंड पेरेंट्स सूरीनाम में कभी या पपुआ न्यू गिनी या सिंगापुर शिफ्ट हो गए थे आज से 100 साल पहले, अब आप इंडिया में आए हो, 7 साल से रह रहे हो, या फिर आपने क्या किया, आपने इंडियन किसी पर्सन से शादी कर ली। इस तरह के क्राइटेरियाज जो हैं, या फिर इंडियन जो पेरेंट्स हैं उनके माइनर बच्चे जब वो इंडिया में आए, इस तरह से वो आते हैं तो इंडिया में रजिस्टर करते हैं तो उनको मिलती है रजिस्ट्रेशन के थ्रू इंडियन सिटीजनशिप। फिर आता है नेचुरलाइजेशन। इसका मतलब क्या है, अ फॉरेनर हु इज नॉट एन इलीगल इमिग्रेंट कैन एक्वायर इंडियन सिटीजनशिप। इसको हम बोलते हैं नेचुरलाइज्ड सिटीजनशिप। कैसे, इसको एक्वायर करने के लिए आपको इंडिया में रहना होता है 11 साल से। पिछले 14 साल में से आप 11 साल इंडिया में रह रहे हो, प्लस जब आपने फाइल लगाई कि जी मेरा तो यही मन लग गया, मुझे इंडियन सिटीजन ही बनना है, तो पिछले 12 महीने तो आप सीधा इमीडिएटली प्रायर टू योर एप्लीकेशन आप इंडिया में रह रहे थे तो आप इंडियन सिटीजनशिप अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से एक नेचुरलाइज्ड सिटीजनशिप आपको मिलती है। इसका कुछ क्राइटेरिया होता है कि आपको इंडिया की जो लैंग्वेजेस हैं उनमें से कोई लैंग्वेज आनी चाहिए, आपका कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए, आपके अगेंस्ट इंडिया में कोई केस नहीं होना चाहिए, एंड सो ऑन। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंडिया ने गोवा को अपना पार्ट बनाया तो गोवा के सिटीजन्स ऑटोमेटिकली इंडियन सिटीजन्स। इंडिया ने पुडुचेरी को अपना पार्ट बनाया, पुडुचेरी के सिटीजन्स ऑटोमेटिकली इंडिया के सिटीजन्स। सिक्किम इंडिया का पार्ट बना तो सिक्किम वाले लोग ऑटोमेटिकली इंडिया के सिटीजन्स। सो दिस इज हाउ, अगेन आपको मैक्सिमम इसी प्लेन पे क्वेश्चन आना चाहिए कि सिटीजनशिप जो है वो किन किन बेस पे एक्वायर की जा सकती है। आई डाउट कि आपको इनके आगे के प्रोविजंस आएंगे कि बताना रजिस्ट्रेशन कैसे होती है या डिसेंट का क्राइटेरिया क्या है। अगर आपको उस लेवल पे क्वेश्चन आ गया तो भी चांसेस है कि आप क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं कि यार मुझे तो पता ही नहीं कि कौन सी डेट के बर्थ से पहले पहले काउंट होते हैं नहीं होते। लॉजिक लगाना, इन ऑल लाइकलीहुड एग्जामिनर विल नॉट टेस्ट योर मेमोरी हियर, एग्जामिनर विल टेस्ट योर लॉजिक, कॉमन सेंस। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि इंडियन सिटीजनशिप जो है वो सिटीजनशिप एक्ट 1955 जिसकी मल्टीपल अमेंडमेंट्स हुई हैं उस एक्ट के हिसाब से चलती है, और उसमें एक्वायर कैसे करनी है इंडियन सिटीजनशिप उसका कुछ क्राइटेरिया दिया हुआ है। अब सिटीजनशिप लूज कैसे कर सकते हो आप, बाय रिनंसिएशन, बाय टर्मिनेशन, बाय डेप्रिवेशन। रिनंसिएशन का मतलब क्या है, जब मैंने वॉलंटरली रिनाउंस कर दिया अपनी सिटीजनशिप, क्लियर, मैंने बोल दिया कि लो जी मैं आज से इंडिया का सिटीजन ही नहीं हूँ, इतने खराब चुनाव हुए हैं, आज के बाद मैंने वोट भी नहीं डालनी, इस पर्टिकुलर एक्ट के विद्रोह में मैं अपनी सिटीजनशिप सरेंडर करता हूँ। क्लियर, इस तरह से मैं कर सकता हूँ रिनाउंस, सरकार बोलेंगे कि हाँ जी कर दीजिए। दूसरा, बाय टर्मिनेशन, मैंने किसी दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप ले ली। मेरी कनाडा में मूवीज भी बहुत हिट होती है, इंडिया में भी बहुत हिट होती है, मुझे लगता है चलो कनाडा की सिटीजनशिप ले लेते हैं। अब व्हेन आई टेक सिटीजनशिप ऑफ एनी अदर कंट्री, ऑटोमेटिकली
मेरी इंडियन सिटीजनशिप जो है वो टर्मिनेट हो जाती है। क्लियर। एंड तीसरा डेप्रीवेशन। डेप्रीवेशन क्या है? एक कंपल्सरी टर्मिनेशन। मान लो मैं इंडिया में रह रहा हूं, इंडिया के बाहर रह रहा हूं कंटिन्यूसली 7 साल से, अब क्या होगा? मेरी इंडियन सिटीजनशिप टर्मिनेट हो सकती है। अनलॉफुल एक्टिविटीज में, आर्म्ड रॉबरीज में या वॉर में, टेररिज्म में नाम आ गया किसी पर्सन का, ऑफ कोर्स उसकी कन्विक्शन हो गई, तो फिर उनकी सिटीजनशिप जा सकती है। या किसी के बारे में यही प्रूव हो जाए कि यार इन्होंने ना सिटीजनशिप जो ली है ये फ्रॉडुलेंट तरीके से ली है, राइट डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाए, तो भी सिटीजनशिप जो है वो चले जाती है। तो आई होप आपको एक बेसिक्स आइडिया समझ आया कि सिटीजनशिप मिलती कैसे है, इन इश्यूज से, इन बेसिस पे, और टर्मिनेट होती है इन बेसिस पे। अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं छोटी सी। हरियाणा HCS के बच्चों से भी और UPSC एस्पिरेंट से भी आपने सुना होगा कि हरियाणा में अभी एक लॉ आ रहा है कि 75% रिजर्वेशन होगी इवन इन प्राइवेट सेक्टर। या आपने या इस एप्लीकेशन फॉर्म को ही देख लो आप, हरियाणा HCS के, इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि जो हरियाणा के से मान लो स्टूडेंट्स हैं उनको 100 रुपीज़ का एप्लीकेशन फॉर्म है या 250 का एप्लीकेशन फॉर्म है, बाहर वालों का थोड़ा डिफरेंट रेट्स हैं। और तो आप सोचोगे कि हमारी कंट्री में तो सिंगल सिटीजनशिप है। अगर सिंगल सिटीजनशिप है तो फिर ये डबल क्राइटेरिया कैसे? तो इसको मैं आपको बताना चाहता हूं कि सन ऑफ द सॉइल वर्स विज़ावी सिंगल सिटीजनशिप। मेंस में हम इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, अभी के लिए आपको समझना है कि कॉन्स्टिट्यूशनली परमिसिबल है मोस्ट ऑफ दीज थिंग्स। गिविंग कंसेशन टू द रेजिडेंट्स इन द एडमिशन, मतलब गिविंग कंसेशन टू द टू इट्स रेजिडेंट्स इन मैटर्स ऑफ फी रिलैक्सेशन, इन मैटर ऑफ एडमिशन टू अ कॉलेज, इस तरह की चीज़ों से रिलेटेड बहुत सारे कोर्ट केसेस हुए हैं जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने मल्टीपल टाइम्स यही बोला है कि यार ऐसा करके आप ड्यूअल सिटीजनशिप क्रिएट नहीं कर रहे हो। जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स होती हैं, जो एक लेवल के ऊपर की जॉब्स होती हैं, उन जॉब्स में आपका उस स्टेट का होना जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप ये लगा लीजिए हरियाणा HCS, अब चाहे आप राजस्थान से हैं, आप हिमाचल से हैं, कर्नाटका से हैं, तमिलनाडु से हैं, आप किसी भी कंट्री से हो, आप ये पेपर भर सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है? बट कुछ ऐसी जॉब्स हो सकती हैं जहां के लिए एक लोकल रेजिडेंस परमिट लगाया जा सके या रिलैक्सेशन दी जा सके कि हरियाणा का बच्चा अगर फिल कर रहा है तो उसकी एप्लीकेशन फॉर्म अलग है, बाहर वाले की अलग है। बट यूजुअली क्या, मोस्टली क्या नहीं किया जा सकता, से पेपर हो रहा है कहीं पे भी यूपी में, व्हाट कांट बी द केस कि हरियाणा के बच्चे के लिए एप्लीकेशन फॉर्म है 100 रुपीज, बिहार के लिए 200, गुजरात के लिए 500, तमिलनाडु के लिए 600। डिस्क्रिमिनेटरी इस प्लेन पे नहीं हो सकते। क्लियर? तो ये थोड़ी सी एक चीज़ ये मैं क्यों आपको बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसा पहले तो पूछ ही रहे हैं कि हम हरियाणा से नहीं है, क्या हम ये फॉर्म भर सकते हैं? तो क्यों नहीं भर सकते हो? ठीक, तो ऑफ कोर्स यू कैन फिल दिस फॉर्म। एंड सेकंड थिंग, स्टूडेंट्स आर आस्किंग कि व्हाई लाइक सेग्रीगेटेड फी, तो ऑफ कोर्स इट इज परफेक्टली एक्सेप्टेबल। ये 2 टर्म्स मैं आपको और बताना चाहता हूँ जिसका शायद पेपर में कभी आपको, UPSC में तो चांसेस कम है, जो स्टेट सर्विसेज है इनकी थोड़ी आदत होती है बीच में 1-2 कुछ ऐसा टर्म्स फेंक देते हैं, आपको मीनिंग पता हो। प्रोनाउंसिएशन मेरी भी इतनी अच्छी नहीं होगी क्योंकि मुझे भी लैटिन नहीं आती है, आई थिंक इट्स लैटिन। जुसोली, JUSSOLI, इसका मतलब क्या होता है? जब किसी को सिटीजनशिप मिलती है ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं? अगेन पार्डन माय प्रोनाउंसिएशन, जो भी इसकी राइट प्रोनाउंसिएशन होगी, सोली, SOLI। दूसरी है जो या जो भी सैंग्विनिस, जब किसी को सिटीजनशिप कन्फर की जा रही है ऑन द रिकॉग्निशन ऑफ ब्लड टाइज। मैंने इसको कैसे याद किया था? ब्लड भी रेड होता है, ठीक, और एक सैंग्रिया करके वाइन होती है, रेड वाइन, ठीक। तो अगेन मतलब दैट्स हाउ आई ट्राई टू रिमेम्बर इट कि सैंग्विनिस हो गया ब्लड वाला और सोली हो गया सॉइल, कि मैं यहीं पे पैदा हुआ हूं भाई, यहीं के हैं हम, वो वाला।
अब आपको शायद थोड़ा सा आइडिया लगा होगा कि ओके हमारी सिटीजनशिप कैसे इवॉल्व हुई, कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजनशिप के बारे में क्या लिखा हुआ है। अब एक चीज हम साथ के साथ कर लें तो बेटर है, ऑल दो अगेन करंट अफेयर्स में आपको अलग से करवाएंगे। वो क्या है, आपने इशू सुना होगा NPR, NRC, CAA, ये सारे इशू सुने होंगे। उसको करने से पहले हमें एक टॉपिक पता होना चाहिए, दैट इज असम अकॉर्ड। असम अकॉर्ड क्या है? बेसिकली स्पेशल प्रोविजंस फॉर सिटीजनशिप एज पर असम अकॉर्ड। 1985 में एक एक्ट आया। ये क्या हुआ था कि इंडियन गवर्नमेंट का ऑल असम स्टूडेंट यूनियन ASU, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन एंड ऑल असम गण संग्राम परिषद, ऐसा कुछ नाम था। अब इतना सा आपने मेरे साथ में थोड़ा कोऑपरेट करना है। सो ऑल असम गण संग्राम परिषद, इनके साथ में एक अकॉर्ड साइन हुआ था। इन लोगों ने बहुत ज्यादा, मतलब संक्षिप्त में बता रहा हूँ, आई एम लाइक टेलिंग यू ब्रीफली, एक वायलेंट स्ट्रगल किया था असमीज लोगों ने। क्यों? ये बोलते हैं कि यार जब से 1971 की लड़ाई हुई और यहाँ पे बांग्लादेश बना, तब से असम में बहुत सारे इलीगल बांग्लादेशी आ गए। वो हमारा कल्चर खराब कर रहे हैं, हमारी आइडेंटिटी खराब कर रहे हैं, इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा प्रेशर डल रहा है और डेमोग्राफी भी चेंज हो रही है असम की। इसलिए हम ये चाहते हैं कि आप इन सबको कीजिए डिपोर्ट। क्या बोल रहे हैं कि हम असम वाले कि यार आप एक काम कीजिए, इन सबको कीजिए डिपोर्ट। ये सब इधर आ गए हैं। काफी वायलेंट स्ट्रगल हुआ। जब बहुत वायलेंट स्ट्रगल हुआ तो फिर इंडियन गवर्नमेंट का और इन ऑर्गेनाइजेशन का जिन्होंने वायलेंट स्ट्रगल किया था, AASU एंड AAGSP, इनके बीच में हो गया अकॉर्ड। उसको हम बोलते हैं असम अकॉर्ड। नाउ ये अकॉर्ड क्या बोलता है? ये कुछ डेट्स की बात करता है। ये बोलते हैं कि सुनो भाई, पहला 1 जनवरी 1966, इससे पहले जो इंडिया में आ गया, जो प्रूव कर दे, कागज दिखा दे। आजकल आप देखते हैं ना, वो चलता है कागज नहीं दिखाएंगे, कागज दिखाने पड़ेंगे। वो ये वाली बातें हो रही है। जो 1 जनवरी 1966 से पहले इंडिया में आ गया, उसको मिल जाएगी सिटीजनशिप। ठीक है, आज 1985 चल रहा है, जो 20 साल पहले आया था उसको हम सिटीजनशिप दे देंगे, उसको वोटिंग राइट भी है। वो लोग जो 1 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1971 के बीच में इंडिया में आए, एंड हु हैव बीन ऑर्डिनरीली लिविंग इन असम, असम में रह रहे हैं। क्या है ना, बेसिकली आपको ये समझना है कि ऐसे असम इज लाइक अ बंदूक, ठीक, पॉइंटिंग टुवर्ड्स इंडिया। बांग्लादेश से बहुत ज्यादा इधर माइग्रेशन हुआ, इलीगल माइग्रेशन। तो ये बोलते कि जो इससे पहले आ गया 66 से पहले, उसको तो आप सिटीजनशिप दे दो। जो इन डेट्स के बीच में आया है उसको भी सिटीजनशिप दे दो, बट 10 साल तक उसको वोटिंग राइट नहीं मिलेगा, बट वोटिंग राइट शुड बी डिनाइड फॉर 10 ईयर्स। वो जो इसके बाद आए हैं 24 मार्च 1971 के बाद, इनको डिपोर्ट किया जाएगा एज पर फॉरेनर्स एक्ट 1946 एंड फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल ऑर्डर 1964। क्लियर? तो इनको डिपोर्ट करो। अब इशू ये आ जाता है आज की डेट में कि ये कैसे पता लगेगा कि कौन इससे पहले आया, कौन इसके बाद आया? तो बोलते हैं उसके लिए कागज होंगे। भाई अगर आप आए हो, कहीं आपने चुनाव में वोट किया होगा, किसी सेंस कहीं पे आपने कुछ लिखवाया होगा, तो दैट इज वन ऑफ द इश्यूज। असम में फिर इस हिसाब से एक वो जो NRC भी हुआ था, नेशनल रजिस्ट्री ऑफ सिटीजन्स, कि आओ चेक करें कौन कब कब आया। अब आपने एक बहुत फेमस अमित शाह जी का इंटरव्यू सुना होगा जिसमें वो बोलते हैं कि नहीं, अब हम NRC नहीं ला रहे हैं, हम NPR लेके आ रहे हैं, आप क्रोनोलॉजी समझिए एंड दिस एंड दैट। हमें ना उस सब में पढ़ना नहीं है। इस एग्जाम में एक अच्छी चीज भी है स्टूडेंट्स के लिए, ये बात तो है। मैं हमेशा ही बोलता हूं कि बहुत बच्चों को ऐसा गाइड किया जाता है कि आपको हर एक चीज के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स पता हो। इतना सफिशिएंट नहीं है। ये तो सड़क पे चलता कोई बच्चा भी बता देगा, मतलब नॉट बच्चा पर कोई जर्नलिस्ट भी बता देगा, कोई भी पढ़ा लिखा पर्सन बता देगा। जो ब्यूरोक्रेट है ना, जिस जॉब के लिए आप ट्राई कर रहे हैं, HCS, UPSC,
आप लोगों को नॉट ओनली यू आर सपोज टू नो द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ अ पर्टिकुलर इशू, यू आर ऑल्सो सपोज टू प्रोवाइड अ रीजनेबल, प्रैक्टिकल, वर्केबल सोल्यूशन। तो आपको एक स्टेप आगे सोचना है, पर आपको वो जो सोचना है ना, वो आपको सोचना है ब्यूरोक्रेटिकली। पॉलिटिकल व्यू पॉइंट बहुत स्ट्रॉन्ग आपको बनाने की जरूरत नहीं है कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है। उस प्लेन पे आपको एज सच स्ट्रिक्टली बहुत ज़्यादा मंथन करने की जरूरत नहीं है। हमें पहले प्राइमरीली बेसिक्स डिफरेंस पता हो तीनों में। एनपीआर अगर आपके पेपर में आएगा तो इसका नाम क्या है? नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। आप याद रखना कि अगर एनपीआर आपके पेपर में स्टेटमेंट में दिया है तो कीवर्ड क्या होगा? यूजुअल, यूजुअल रेजिडेंट्स। कोई भी पर्सन जो इंडिया में रह रहा है, चाहे वही पर्सन जो सिर्फ 6 महीने से इंडिया में रह रहा है और वो ये बोलता है कि हाँ आई ऑल्सो इंटेंड टू स्टे मोर इन इंडिया, उन सब की गिनती की जाए तो उसको हम बोलेंगे नेशनल पॉपुलेशन रजिस्ट्री। इट इज मैंडेटरी फॉर एवरी यूजुअल रेजिडेंट ऑफ इंडिया टू रजिस्टर इन एनपीआर। लोकल लेवल पे, सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, इन सब में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003 के जो रूल्स हैं उसके हिसाब से आपको एनपीआर एक तैयार करना है। अब जो डेटाबेस है एनपीआर का, इसको मैनेज कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। आपको नोट्स में मैंने सब दिया हुआ है, एक बार अपने को डिस्कस करना है। तो एनपीआर जो है इसको प्रिपेयर किया गया था 2011 के सेंसस के बाद में ही प्रिपेयर किया गया था। फिर 2015 में जब आधार आ गया फिर इसको अपडेट भी किया गया है। आपको जो प्राइमरी डिफरेंस पता हो वो ये है कि एनपीआर क्या है। बहुत लोग बोलते हैं ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल की एनसीआर ही है, ये भी एनआरसी ही है ये भी, पर है क्या ये है बच्चे यूजुअल रेजिडेंट। सबकी गिनती कर लो, सभी की गिनती कर लो। ऑन द अदर हैंड एनआरसी क्या है? नेशनल रजिस्टर ऑफ या एनसीआर लिख दिया मैंने यहां पे। एनआरसी क्या है? नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। इसको आप प्लीज करेक्ट कर लेना, ठीक। एनआरसी इट इज अ वेरीफाइबल डिजिटल रजिस्टर विद नेम्स एंड डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन अबाउट इंडियन सिटीजन्स। मतलब क्या हुआ? अ पर्सन बोर्न इन इंडिया or having registered or having resided in India for at least 11 years। या तो बंदा इंडिया में पैदा हुआ हो या 11 साल से इंडिया में रह रहा हो, उसका नाम एनआरसी में चढ़ेगा। अब इसके लिए एक और बात आ जाती है निकल के, वो ये है कि मैं कैसे अपनी रजिस्ट्रेशन इंश्योर करूं, कि मैं कैसे प्रूफ करूं कि मेरे पास कागज हैं, मैं सिटीजन हूं। तो या तो मैं कागज दिखा दूं जो भी सरकार कागज अलाउ करती है, या फिर मैं ये दिखा दूं कि मैं 1971 से पहले का इंडिया में रह रहा हूं, या फिर मैं कोई लिंकेज दिखाऊं, डायरेक्ट लिंकेज विद दैट पर्सन जो 1971 से पहले इंडिया में रह रहे हैं, कि यार ये हमारे दादाजी थे ना, उन्होंने कोई, ये उनका कागज ये है, उसके बाद ना उन्होंने कोई कागज बनाया, ना पिताजी ने बनाया, ना हमने बनाया। तो इस तरह से इंडिया में बहुत सारे ऐसा बोल रहे हैं कि जो लेडीज जिनकी शादियां हो गई दूसरे घरों में, उसी एरिया में, उनके पास बहुत सारे कागज नहीं है, या कोई लैंडलेस लेबर करते हैं, उनके पास कोई कागज नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास कागज नहीं है, तो वो कैसे इसके अंदर आएंगे, नेशनल रजिस्ट्री ऑफ सिटीजन के अंदर। तो अब अगर मान लो आपने काम किया, आपने सब लोगों को गिन लिया कि इंडिया में सारे यूजुअल रेजिडेंट्स ये हैं, उसके बाद ये देखा कि इनमें से अब कागज किसके पास हैं, चलो जी कागज इनके पास है। जिनके पास कागज नहीं है, इसका मतलब फिर आप बोलोगे कि यार अगर तुम्हारे पास कोई कागज ही नहीं है, तुम यही नहीं दिखा सकते कि तुम 1971 से पहले इंडिया में आए हुए थे, या तुम ये नहीं दिखा सकते कि तुम्हारा ऐसा कोई लिंकेज है, या तुम कोई इलेक्टोरल रोल में कहीं नहीं थे, कुछ नहीं है, तो इसका मतलब तुम इलीगली इंडिया में एंटर हुए हो, तो फिर उस हिसाब से एक्शन लिया जाएगा। तो इस पे बोल रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग जो एज सच हो सकता है कि इलीगल ना भी हों, बस उनके पास कागज नहीं है, वो भी सफ़र कर सकते हैं। हालांकि असम में ऐसा माना जा रहा है, बहुत सारे लोगों को ये है कि हाँ यार ये होना चाहिए, हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा इलीगल एंट्री हुई है। तो डिपेंड करता है, डिफरेंट पॉलिटिकल व्यूज़ हैं। लेकिन इसमें यूआईडी से पहले मैं एक और एंगल जोड़ना चाहता हूँ, वो है CAA का,
रिसेंट इशू एक था सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। एक बार मैं चाहता हूं कि हम इसको देख लें ताकि इसके साथ साथ में आपको उसकी भी सेंस बन जाए। ये क्या है? सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल आया 2016 में, लोकसभा में फिर पास हो गया जनवरी में, और फिर ये बन गया एक्ट। ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, ये 3 कंट्रीज जो हैं, यहां पे प्रमुख धर्म है इस्लाम। इन 3 कंट्रीज में 6 माइनॉरिटीज, हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, जैन, बुद्धिस्ट, पारसीज, इन 3 कंट्रीज में ये जो 6 अगर कम्युनिटीज हैं, इनकी रिलीजियस परसिक्यूशन हुई है। ये लोग धार्मिक रूप से प्रताड़ित हैं। तो अगर कोई इन 3 कंट्रीज से, इन 6 कम्युनिटीज के जो लोग हैं, वो अगर इंडिया में आते हैं 2014 से पहले, अगर वो इंडिया में आए हुए हैं, तो उनको लीनियंट टर्म्स पे सिटीजनशिप मिल जाएगी। मतलब कि इंस्टेड ऑफ 11 ईयर्स, आई थिंक उनके लिए 5-6 साल का वो रखा हुआ है कि 6 साल में अगर वो इंडिया में रह रहे हैं और इन धर्मों के हैं, तो उनको सिटीजनशिप मिल जाएगी। नाउ यू कम बैक हियर। अब मैंने क्या किया, मान लो मैंने जितने भी लोग इंडिया में रह रहे थे, सबका यूजुअल रेजिडेंट, सबका एक डेटा अपने पास इकट्ठा कर लिया। उसके बाद मैंने ये देखा कि चलो इनमें से आप मुझे बताइए अब वो लोग कौन हैं जो इन 3 कंट्रीज से आए और इन 6 धर्मों से हैं। तो चलो जी, ये 10 लोग ये हो गए। फिर मैंने बोला वो लोग दिखाओ जिनके पास में कागज नहीं है। तो हो सकता है कि चलो जी ये 20 लोग वो हो गए। अब ये भी हो सकता है कि इन 20 में 4 लोग ये भी हों। तो अब असम क्या चाहेगा कि इन 20 के 20 लोगों को डिपोर्ट करो, या असम गण परिषद तो ये चाहेगा इन थ्योरी एटलीस्ट। लेकिन नई टर्मिनोलॉजी के हिसाब से ऐसा हो जाएगा कि जो ये वाले हैं, इनको तो आप लीनियंट तरीके से वो दे रहे हो, सिटीजनशिप दे रहे हो, तो ये डिपोर्टेशन से बच जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी वहां पर रिलीजियस परसिक्यूशन होगी। लेकिन इससे काफी ज्यादा पॉलिटिकल केओस होने की संभावना है, या पॉलिटिकल केओस हो रहा है इन जनरल कंट्री में। डिफरेंट पर्सपेक्टिव निकल के आ रहे हैं। आपको याद होगा राइट बिफोर कोविड यही धरने चल रहे थे सबसे ज्यादा, CAA के, NRC के अगेंस्ट चल रहा था, शाहीन बाग एंड ऑल दैट। तो ये इशू था। इसको ना अभी सिर्फ इतना सा ही मेरा बताना उद्देश्य था। इवेंचुअली जब हम आपको मेंस के आंसर राइटिंग करवाएंगे तो आपको ग्रेटर डिटेल में एक प्रॉपर क्लास लेंगे आपकी, जिसमें ओरिजिन से लेके क्या क्या कैसे कैसे डील हुआ, कैसे कैसे असम अकॉर्ड आया, सिटीजनशिप कैसे इवॉल्व हुई, NCR, NPR और वे फॉरवर्ड सारा डिस्कस किया जाएगा। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपको पता वो ये पता हो कि NPR में यूजुअल रेजिडेंट्स, NRC में आपके सिटीजन्स। NRC जो है, NRC ये 1951 में एक बार हुआ था और फिर असम के लिए हुआ था। और UID ये क्या है? ये तो आपका वो जो 12 डिजिट का आधार नंबर होता है, ये वो है। ये तीनों डेटाज जो हैं ये अलग अलग डेटाज हैं। क्लियर? नाउ इसके बाद हमें पता होना चाहिए कुछ रिलेटेड टू इंडिया के NRIs जो फॉरेन में रहते हैं। फॉरेन से रिलेटेड आपको 2-3 चीजें पता हो। पहली चीज प्रवासी भारतीय दिवस, ये भी आपको पता हो कब मनाया जाता है? एवरी ईयर 2003 से हमारी कंट्री में गांधी जी आए थे साउथ अफ्रीका से, तो उनके ऑनर में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, जिसके अंदर जो हमारे इंडियन लोग फॉरेन में रह रहे हैं उनका सम्मान किया जाता है। ड्यूरिंग दिस होल मीट हर साल होती है जनवरी में। 1915 में बेसिकली गांधी जी वापस आए थे, तो हर साल जनवरी में मीट होती है, जिसके अंदर जो फॉरेन में सक्सेसफुल इंडियंस हैं उनको राष्ट्रपति जी सम्मानित करते हैं। क्लियर? चले आगे। नाउ एक लास्ट आपको डिस्टिंक्शन पता हो वो ये कि NRI, PIO और OCI क्या होता है। पेपर के लिए ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, पर जस्ट आपको पता होगा तो कल को जब हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करेंगे तब आपको काम में आएगा। आपको समझ आएगा कि NRIs को वोटिंग का राइट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इट विल मेक सेंस। NRI बेसिकली वो है सिंपल सा कोई बच्चा, इंडियन बच्चा जो बाहर रह रहे हैं,
इंडियन पासपोर्ट भी है उसके पास में इंडियन सिटीजन्स वाले राइट्स भी हैं। अब स्टूडेंट वीज़ा पे कोई 3 साल के लिए या 18 महीने के लिए फॉरेन गया है तो उस सेंस में आप देख सकते हो। तो ये तो हो गए पर्सन NRI। PIO कौन है? PIO वो पर्सन है जो इंडियन ओरिजिन का है। क्लियर? PIO कार्ड इज गिवन टू एनी पर्सन हु कैन प्रूव दैट देयर ओरिजिन, इंडियन ओरिजिन, अ डिसेंट अप टू 3 जनरेशंस। मान लो 3 जनरेशंस पहले किसी के घर वाले 1960s में चले गए थे यूरोप, UK, US, तो वो हो गया PIO। जैसे अभी रिसेंटली हमारे पास कोई आया था, वो बता रहा था कि हाउ ब्रिटिश उनके दादाजी को ही ले गए थे अपने साथ में कि चलो आप हमारे साथ ही चलो, और वो इतनी जनरेशन से UK में ही रह रहे हैं। तो ये लोग हो गए PIO। अब ये क्या है, ये इंडिया में आते हैं, इंडिया में ये थोड़ी वो भी करते हैं, ज़मीन ज़मून के भी इश्यूज होते हैं, इनके घर भी हैं। सिमिलरली यू हैव OCI। ये कौन है? ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया। ये OCI स्कीम आई थी 2006 में। ये क्या थी कि वो लोग जो हैं तो इंडियन ओरिजिन के, रूट्स हैं उनकी, बट दे आर होल्डिंग सिटीजनशिप ऑफ सम अदर कंट्री। मैं आज से 8 साल पहले से मान लो चला गया था US से, मुझे ग्रीन कार्ड मिल गया, अब मैं वहां पे रहता हूँ, तो मुझे जो सिटीजन, मेरे को जो स्टेटस मिलेगा वो मिलेगा OCI का, रीसेंट माइग्रेंट्स हु हैव टेकन सिटीजनशिप ऑफ सम अदर कंट्री। अब पहले क्या होता था, PIO कार्ड एक अलग कार्ड बनाती थी सरकार, OCI कार्ड एक अलग कार्ड बनाती थी। इंडिया में आना होता था, अपने आप को रजिस्टर करवाना होता था, और फिर अपने जो भी मसले होते थे प्रॉपर्टी से रिलेटेड, इनहेरिटेंस से रिलेटेड या कोई और लीगल इशू, वो डिपेंड करता है कि मैं कौन सी कैटेगरी में आता हूँ, उस हिसाब से कुछ मेरी एंटाइटलमेंट्स थी। नरेंद्र मोदी जी ने PIO और OCI को मर्जर कर दिया था। अब क्या है, फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस 2 कार्ड्स के मर्ज होने के बाद में इसको आप एक तरह की, अगेन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, वैसे बता रहा हूँ, आप ड्यूअल सिटीजनशिप ही मानो। अब पर्सन फॉरेन में रह रहा हो, फॉरेन में मैं चला गया था, मैंने वहां की सिटीजनशिप ले ली, पर मैं इंडिया आ गया, इंडिया में आके मैं अपनी प्रॉपर्टी को डिसबर्स ऑफ करूं, मैं और खरीदूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं, मोस्ट ऑफ द थिंग्स एक्सेप्ट फॉर गवर्नमेंट जॉब्स, वोटिंग एंड ऑल दैट। So merger of 2 cards has facilitated travel of Indians staying abroad and their participation in various activities in India, including getting into business, getting into trade and so on. So this was all as far as the citizenship is concerned, जो आपको पता होना चाहिए था। मैंने थोड़ा ज़्यादा ही बताया। आपके पेपर में जो इसमें से इम्पॉर्टेंट है वो 5 चीज़ें यही हैं। सबसे पहले आपको ये पता हो कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमें क्या बताया है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन आया तब कौन सिटीजन है, उसके बाद की बात है, कॉन्स्टिट्यूशन की टेंशन नहीं है, वो उन्होंने पार्लियामेंट को बता दिया कि आप देखना, पार्लियामेंट ने सिटीजनशिप एक्ट लेके आए 1955 में, जिसकी मल्टीपल रिविजन्स हुई हैं। दूसरा, आपको पता हो कि इस एक्ट में दिया हुआ है कुछ तरीके सिटीजनशिप को गेन करने के और एक्वायर करने के और रिनाउंस करने के या टर्मिनेट होने के। तीसरी चीज, CAA की 3 कंट्रीज और 6 कम्युनिटीज, ये आपको पता होनी चाहिए। NCR NPR का डिफरेंस आपको, NRC और NPR का डिफरेंस पता होना चाहिए आपको। एंड यू शुड ऑल्सो नो दैट नेशनल दिस रजिस्ट्री ऑफ पॉपुलेशन रजिस्टर जो है उसको बना रखा है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने। इसके बाद अगर कुछ मुझे काम का लगेगा सिटीजनशिप से रिलेटेड तो ऑफ कोर्स वी विल डिस्कस देम इन सब्सिक्वेंट क्लासेस, बट इन द नेक्स्ट क्लास अदरवाइज वी आर स्टार्टिंग विद फंडामेंटल राइट्स। कल की जो आपकी क्लास होगी या जो आपकी कल से क्लासेस होंगी वो बहुत इजी और इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। दीज कपल ऑफ क्लासेस जो हैं, या आज की क्लास स्पेशली थोड़ी सी आपको रट्टे वाली लगी होगी, पर ये एक एक्सेप्शन है, अगर हमें एक भी क्वेश्चन आ गया तो फ्री के 2 नंबर है। तो दैट्स इट। अब हम कल से स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल राइट, बहुत इंटरेस्टिंग और कॉन्सेप्चुअल पॉलिटी। आई विल सी यू टुमारो, टेक केयर।